तो अभी हमारा जो यूनिट है वो 8 है, जिसके अंदर हम देखेंगे टच इंट्रैक्शन। टच इंट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टच इंट्रैक्शन। लाइक हम टच मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी साइड को स्क्रॉल कर रहे हैं, मतलब कि ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर चीज़ें देख रहे हैं, तो वो टच अगर वो मतलब कि साइड स्लो मूव कर रही है, मतलब कि जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, टच तो कर रहे हैं लेकिन वो साइड स्लो रील मतलब कि ऊपर स्क्रॉल हो रही है, तो इससे भी यूज़र इंटरेक्शन पर फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो इसी को आज हम देखते हैं यूनिट 8 के अंदर। वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज़ एन impressive यूज़र एक्सपीरियंस ऑन मोबाइल डिवाइसेस इस टच इंट्रैक्शन। मतलब कि जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना कि यूज़र के साथ अगर इंटरेक्ट करना है, तो वो है टच। मोबाइल को यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने के लिए टच एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। यू एक्सपेक्ट आ रिस्पॉन्सिव इंटरेक्शन फ्रॉम डिवाइस। आप जो है ना एक रिस्पॉन्सिव इंटरेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं डिवाइस से, that you can hold palm your hand and with most mobile screens your primary pointer is your finger, ठीक है। मतलब कि आ, कि जो आपका जो मोबाइल है वो आपके हाथ की तली पे होता है, ठीक है, लेकिन आपकी फिंगर्स ही आपके जो ना पॉइंटर्स होता है, मतलब कि पॉइंटर जैसे माउस है, ये पॉइंटर है कर्सर, ठीक है, एक पॉइंट कर रहा है किसी चीज़ को, इसी तरह हमारी फिंगर ही होती है स्क्रॉल करने के लिए, यूज़ करने के लिए। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर यही चीज़ अगर हम वो फिंगर से स्क्रॉल कर रहे हैं, वो स्क्रॉल थोड़ी देर में हो रहा है या उसमें डिले आ रहा है, ठीक है, तो इससे भी यूज़र इंटरेक्शन ख़राब होती है और दोबारा यूज़र कभी उस साइट पे विजिट नहीं करेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब मोबाइल के लिए आप कोई वेबसाइट या इस तरह की चीज़ बनाएं, तो उसको रिस्पॉन्सिव इंटरेक्शन फ्राहम करें अपने यूज़र को। ये इस पैराग्राफ के अंदर बताया है, ठीक है। एज अ मोबाइल डेवलपर, जब आप एक मोबाइल डेवलपर हो, यू नीड एज अ मोबाइल डेवलपर, जब आप एक मोबाइल डेवलपर, यू नीड टू बी श्योर, आपको ये श्योर करना है, यू आर बिल्डिंग अ ग्रेट टच इनेबल योर यूज़र यूज़र डिवाइसेस। मतलब कि आपने ये इंश्योर करना है कि आप जो चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें यूज़र का जो स्क्रीन टच है या इस तरह की चीज़ है, ठीक है, तो वो आप एक रिस्पॉन्सिव वे में उसको बनाएं ताकि यूज़र को कोई इशू ना आए और वो अपनी जो चीज़ कंज्यूम करना चाह रहा है, तो वो उसको प्रॉपर एक वे से यूज़ कर सके। आगे हम इसकी यूनिट 8 की स्लाइड 2 पे चलते हैं। सिंपल रूल्स फॉर टच यूआई। कुछ रूल्स हैं जो कि टच यूआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रूल है कि डू नॉट रिले ऑन होवर इफेक्ट। होवर इफेक्ट आपको आइडिया है कि जब ये कर्सर है ना, ठीक है, मैं इसके ऊपर लेके जाऊँगा, वो ग्रीन से ही इस तरह का ग्रीन बन जाएगा। तो वो कह रहा है कि आपने इनके ऊपर रिलाई नहीं करना जब आप मतलब कि यूज़र इंटरेक्शन बना रहे हैं। इसके लिए मैं आपको इन्होंने ये एग्जांपल भी दी है W3 स्कूल के ऊपर। तो ये एक सी एस डिफ़ॉल्ट बटन है, एक सी एस बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं इसको करके दिखाऊँ ये अपना कलर चेंज करेगा, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें हम इसको आगे देखते हैं। तो वो कह रहा है कि आपने इनके ऊपर होवर इफेक्ट्स ऊपर रिले नहीं करना जब आप यूज़र वो बना रहे हो, यूज़र टच इंस्ट्रक्शन बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 2 है द साइज ऑफ टच एरिया शुड बी एटलीस्ट 10 मीटर टू 10 मिलीमीटर विंडो। मतलब कि आप स्क्रीन का जो साइज है ना, उस पे आप एलिमेंट्स को उस जगह पे रखो, ठीक है, जहाँ पे यूज़र की फिंगर आराम से पहुँच सके। और वो मतलब कि बटन एक इधर है, एक बटन इधर, और तो एक स्क्रीन के अकॉर्डिंग आपने उस तरह वेबसाइट को डिज़ाइन करना होता है कि यूज़र अगर फिंगर से टच कर रहा है तो उसको बटन दूसरे हाथ से ना यूज़ करना पड़े। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, छोटे छोटे फैक्टर होते हैं कि हम बटन को उस जगह प्लेस करें कि यूज़र को तंगी ना आए। ये वैसे तो है तो छोटी सी चबल है, लेकिन ये एक मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल रखती है कि आप बटन को इतनी दूर ना बनाओ कि यूज़र को दूसरा हाथ यूज़ करना पड़े। तो ये भी एक बैड ट्रैक्शन पड़ता है यूज़र के ऊपर। रूल नंबर 3 है टच एंड माउस नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब कि जो टच है और माउस है, मतलब कि ये दोनों डिफरेंट चीज़ें नहीं है। अगर आप टच से भी स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं तो भी ओके है, ठीक है। जैसे ये विंडोज़ के अंदर अभी टच है, ये टच पैड है, ठीक है। तो ये मतलब कि टच पैड है, तो आप इसके थ्रू भी चीज़ों को स्क्रॉल करते हो, और आप साथ पे माउस लगा लो तो माउस से भी आप चीज़ें स्क्रॉल करें। मतलब कि माउस और टच पैड दोनों सेम चीज़ है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। रूल नंबर 3। उसके बाद प्रोवाइड द माउस कोड एज वेल। जब आप वेबसाइट बना रहे हो या इस तरह की चीज़ बना रहे हो, तो आपने उसमें माउस मतलब कि यूज़ कर सको, तो ये चीज़ आपने इंश्योर करनी है कि आप माउस से भी स्क्रॉल कर सकते हो। मोबाइल के साथ भी माउस अटैच हो जाता है,
ठीक है, वो पिन लगा के। तो आपने अपनी वेबसाइट में इस तरह का फीचर लाजमी रखना कि मोबाइल के साथ भी वो चीज़ हो सके। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स थे कि जब आप टच की यूआई बना रहे हैं। उसके बाद आता है यूनिट 8 की स्टार्ट 3 में डोंट डू एनीथिंग। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आप टच के ऊपर काम करें या ये वो, ये सारी चीज़ें ब्राउज़र के ऊपर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात करता है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि डैट यू नॉट हैव इवन नीड टू डू एनी थिंग। मतलब कि उसको, ये आपको जानना ज़रूरी है कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत कुछ नहीं है कि आप मतलब कि टच के ऊपर काम करें। ये तो मोबाइल की स्क्रीन जो बना देते हैं उनके लिए भी होता है कि अगर वो स्क्रीन की रेफ्रेश रेट मतलब कि वो अच्छी बनाए, ठीक है, तो उससे भी मतलब कि यूज़र एक्सपीरियंस पे असर पड़ता है। तो ये चीज़ दोनों पे होती है, मोबाइल बनाने वालों पे और वेबसाइट बनाने वालों पे ये डिपेंड होती है कि अगर वो दोनों मतलब कि इतनी इतनी वेबसाइट अच्छी बनाएं, लाइक अगर वो ज़्यादा ही हैवी बना देंगे तो भी यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब होगा। तो इस तरह की ये दोनों पे सपोर्ट करती है। लेकिन हमें एज अ वेब डेवलपर हमें ज़रूरत नहीं होती कि इन चीज़ों को मैनेज करने की, होती है लेकिन इतनी इतनी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है मोबाइल कंपनी बनाने वालों की कि वो भी अपनी जो मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको ठीक बनाए, रेफ्रेश रेट बनाए। अभी जो मैक्सिमम रिफ्रेश रेट चलते हैं वो 120 हर्ट्ज चलती है, मतलब कि एक एक मिली सेकंड के अंदर 120 पिक्सल्स मतलब के लोड होते हैं। जैसे ये अभी मैं आपको इसकी कैसे एग्जांपल दूँ, आपको नहीं आइडिया मोबाइल्स की रेफ्रेश रेट का। आपका जो मोबाइल है वो 60 एफपीएस पे चलता है, ठीक है। तो आप जब यूट्यूब पे जाना तो ऐसे स्क्रॉल करना ऊपर को, ठीक है, तो आप फोकस नोट करना कि थोड़ा थोड़ा डिले आ रहा होगा स्क्रीन को ऊपर स्क्रॉल करने में, ठीक है। मम्मी का मोबाइल पकड़ के भी इसको ऊपर स्क्रॉल करके देखना। तो उसमें भी आपको यूट्यूब पर स्क्रॉल करना, तो आपको ऐसे छोटा 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 इस तरह आड़ 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 के फील होगा। ये रिफ्रेश रेट की बात होती है, ठीक है। अगर 120 हर्ट्ज होगा वो उतनी स्पीड से ऐसे जूम ऊपर जाएगी। तो ये होती है मोबाइल्स के ऊपर भी और वेबसाइट्स के ऊपर भी। अच्छा, उसके बाद बारी आती है टच इवेंट्स एमुलेट माउस। टच इवेंट्स एमुलेट माउस क्लिक ऑलरेडी हैव बीन ब्राउज़र बिल्ट। जैसे कि वो बात कर रहा है कि जो माउस के जो इवेंट्स हैं, ठीक है, टच के जूम करना या जूम आउट करना, इस तरह की चीज़ें आप करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वेबसाइट को जूम करना है, ठीक है, तो इस तरह जूम करना, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ब्राउज़र के अंदर गिवन होती हैं। आप इसको अपनी वेबसाइट कोड के थ्रू ना ही ऐड करो तो भी अच्छा है, ठीक है। or so you only need to implement something here in cars where gesture support or motion does not give the optimal user experience। ये आपको तब जरूरत पड़ती है ऐसे जूम करने की या जूम आउट करने की कि जब हमें ये ब्राउज़र चीज़ें प्रोवाइड ना कर रहा हो, हम दो फिंगर से स्क्रीन को जूम कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम ब्राउज़र हमें प्रोवाइड नहीं करता तो हम इस चीज़ को मैनेज करते हैं। देखें, हाँ, आपको ये बात तो ये हमें क्रोम नहीं प्रोवाइड करता। पहले क्रोम करता था कि आप दो दो फिंगर से जूम कर लो अपनी स्क्रीन को, लेकिन आप उन्होंने अपने यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर किया, ठीक है। सो यू नीड ओनली टू इम्प्लीमेंट समथिंग हेयर इन काज वेयर जेस्टर सपोर्ट। जैसे मैं बात की, अगर जेस्टर सपोर्ट नहीं है तब आप ये चीज़ें अपने माउस से ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम इसकी स्लाइड फॉरवर्ड चलते हैं। उसके अंदर ब्लैक क्लिक डिले, हमने इसके अंदर हम देखा कि हमें एक्स्ट्रा चीज़ करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर देखा हमने कुछ रूल है, इसके अंदर हमने बताया कि टच कितना ज़रूरी है उसको सही करना। और आप बताते हैं क्लिक डिले, मतलब कि जब हम क्लिक करें और कुछ सेकंड का डिले आए, ठीक है, हम एक बटन पे क्लिक करते हैं वो कुछ सेकंड बाद मतलब कि उस पर क्लिक होती है, या तो ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है हमारी वेबसाइट को बूस्ट करने के लिए, फास्ट आने के लिए, क्लिक डिले, ठीक है। अच्छा जी, टच स्पॉट मोबाइल ब्राउज़र यूजली इंटरप्ट डबल टैपिंग, ठीक है। तो कुछ जैसे कि आपने देखा होगा डबल टैप करते हैं तो वो स्क्रीन जूम आउट हो जाती है, ठीक है। आप शायद देखा हो मोस्टली गूगल क्रोम के ऊपर ही होता था, ठीक है। एज जूम इनटू दिस एलिमेंट जेस्टर अनफॉर्चुनेटली इट्स न्यू प्लेटफॉर्म डिले फिंगर क्लिकिंग अंटिल इट कैन डिसाइड वेदर। देखो, जब हम डबल क्लिक करते हैं ना किसी उस स्क्रीन के ऊपर, तो डबल क्लिक उसको मतलब कि एक सेकंड के लिए लगता है कि मतलब कि फ़ौरन से अगर हम डबल क्लिक करें तो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन अगर हम स्लो स्लो डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये एक उसका खास फैक्टर उसको नहीं पता लगता कि हम स्क्रीन को जूम कर रहे हैं जूम आउट कर रहे हैं। हाँ, ये इसकी एग्जाम्पल है, MX प्लेयर के ऊपर भी आप कभी ट्राई करना डबल टैप करना वीडियो के ऊपर, तो वो मतलब कि स्क्रीन बढ़िया लेती है। और ये है कि आपने फ़ौरन से डबल टैप करना है। डबल टैप शायद आपने और भी कभी लाइव की एग्जांपल देखी हो,
तो उसके अंदर पे अगर आप जल्दी जल्दी डबल टैप करोगे तो ही वो चीज़ जूम आउट या जूम इन होती है। अगर स्लो स्लो करोगे तो वो चीज़ इतना डिले खा जाती है। इस चीज़ को भी मेक श्योर करना होता है। उसके बाद कहता है क्रोम हैज़ रिसेंटली चेक दिस सम चेंजेस मिनिमाइज दिस बिहेवियर। ठीक है, क्रोम ने मैं बताया कि इस चीज़ को अभी फिक्स करने की कोशिश की है। तो बट प्रीटी मच ऑल मोबाइल ब्राउज़र हैव क्लिक डिले फीचर, लेकिन मतलब कि हाँ ये सच है कि मतलब कि आल जो मोबाइल ब्राउज़र है तो उनके अंदर ये क्लिक कर डिले फीचर्स हैं। मतलब तो उनके अंदर ये डिले आता है जब हम डबल क्लिक करते हैं। तो हम इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर हम इसको फिक्स कैसे करते हैं। ठीक है, इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं कि जब हम अपने कोड के अंदर ऊपर बनाते हैं HTML का हेड टैग, उसके अंदर मेटा पॉइंट या व्यू पोर्ट ऐड करते हैं। अगर हम वहाँ पे उसके स्केल्स को नॉन एबल कर देंगे ना, तो ये चीज़ मतलब कि डबल टैप है जो हमारी स्क्रीन जूम आउट होती है ये होना ख़त्म हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे नॉन स्केलेबल इधर यूजर स्केलेबल ये व्यू पोर्ट हाइड कर दें, एमसीक्यूज भी आ सकता है कि व्यू पोर्ट हाइड करेंगे तो वो हमारी स्क्रीन एक फिक्स हो जाएगी, मतलब जूम और जूम नहीं होगी। हाँ लेकिन ये है कि यहाँ पे जब हम ये करेंगे तो तो हमारी जो वेबसाइट है तो वो दोबारा तो जूम इन जूम आउट नहीं होगी। ठीक है, अगर हमने ये फीचर ऐड कर लिया तो इसको हमने सोच समझ के ऐड करना है कि किस वेबसाइट पे अगर हम इसको व्यू पोर्ट ना ऐड करें तो वो जूम हो या ना हो। तो ये आपने इस चीज़ को देख के करना है। तो व्यू पोर्ट को हटाने से ये चीज़ें हो जाएंगी। Minimum scale and maximum scale there one have same effect. There is a cause of accessibility problem through the careful jumping to this solution. तो उन्होंने बताया कि भाई हम इसको अगर ख़त्म कर देंगे तो हम इसके सोल्यूशन पे जाते हैं कि जहाँ पे हम इसको दोबारा से जूम आउट कर नहीं कर सकते। और दूसरा इसका वे है कि आप एक यू कैन यूज़ अ फास्ट क्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, आप एक फास्ट क्लिक लाइब्रेरी ऐड कर लो अपने कोड के अंदर। ठीक है, like FT tabs once they linked down below, but you have don't be careful about this how impact scrolling। तो कहते हैं आपने इसको मतलब कि देख लो, इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह रीड कर लो। अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ही आप इस चीज़ लाइब्रेरी को यूज़ करो जूम इन जूम आउट करने के लिए। अदरवाइज आपको नहीं ज़रूरत है अभी इस तरह जूम इन जूम आउट ऐड करने की। उसके बाद हमारे पास पांचवी स्लाइड है, इसकी आखिरी स्लाइड है ये वाली, स्पोर्टिंग टच। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस वेबसाइट पे जाओ और देखो कि टच के मतलब कि वो क्या चीज़ें हमें फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उसके बाद आती है टच इवेंट की बात। ये मज़े की चीज़ है कि टच स्टार्ट, जैसे हम किसी चीज़ को टच स्टार्ट करते हैं कि हम माउस को डाउन करते हैं। टच कैसे, जब मैं माउस को नीचे कर रहा हूँ तो ये देखो टच स्टार्ट हो गया। ठीक है, जैसे ही अब टच मूव करूँगा तो ये मतलब मैं मूव करूँगा, माउस को मूव करूँगा तो टच माउस मूव होगा। अगर टच को एंड करूँगा तो माउस आप मतलब एंड से स्टार्ट करूँगा तो वो माउस को ऊपर कर रहा है। एंड स्टार्ट, जैसे कि मैंने ऊपर को करना चाहा तो मैं नीचे से उसको ऊपर कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंट इवेंट्स हैं जो हमारा टच परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद ये इवेंट है टच इज टारगेट टच चेंज टच। ठीक है, सिर्फ इसको मैं इसको ये डिफरेंट इवेंट्स ऐड हैं टच के ऊपर, हमें इसकी देखने की जरूरत नहीं है, बस ये होगा। तो ये डिफरेंट लॉन्ग प्रेस ये बस ये सारी चीज़ें। उसके बाद आती है जी टच इवेंट आर फेल्ड ऑन ओरिजिनल टारगेट। हमारा जो टच है वो अगर फेल्ड हो जाए तो वो किसी वो अपने ओरिजिनल टारगेट पे क्लिक नहीं होती, वो किसी और जगह पे क्लिक हुई होती है, उसको देते हैं। टच इवेंट्स आर ऑलवेज डिलीवर्ड टू द एलिमेंट द फर्स्ट रिसीव द टच। मतलब कि टच इवेंट तभी चलता है जब हम किसी जगह पे टच करेंगे। जैसे कि एक टच इवेंट ये है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये चीज़ ओपन होगी। अगर मैं इस पर क्लिक यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये टच का डिले है या मैं उसको सही हिट नहीं कर रहा तो ये चीज़ ओपन नहीं हो रही, मैंने उसी जगह पे क्लिक करनी है। तो ये भी हमारे पास एक टच का है कि जब हम फायर करें टच को तो वो अपने ओरिजिनल टारगेट को ही क्लिक करे, ना कि इस जगह पे मैं इस जगह या इस जगह पे ओपन हो जाए। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं दे डू नॉट वॉक अक्रॉस द बाउंड्रीज लाइक माउस इवेंट्स डू। ठीक है, ये अपनी हद मतलब के क्रॉस नहीं करता। जब हमने इस पे क्लिक किया तो वो इसी पे इसको समझा रहे इसी पे क्लिक हुई है, ना कि वो समझा कि इस पे क्लिक हुई है। ठीक है, सो इट इम्पोर्टेंट टू हुक द राइट एलिमेंट। ठीक है, वो ज़रूरी है कि आप उसी जगह पे टच करो जहाँ पे आपको ज़रूरत है। यहाँ पे सेट करना है कि अगर आपने ये चीज़ सेट की है तो इस बटन के अकॉर्डिंग सेट किया, इसको क्लिक करोगे तो ये चीज़ शो होगी। तो अगर आप इसको शो करोगे क्लिक करोगे तो ये मतलब रेजर को क्लिक करोगे तो वहाँ से ये चीज़ अरेज होना होगी, ना कि कोई और चीज़ कलर बन जाएगा।
तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हुक डालना, कि आप किस चीज़ को हिट करोगे तो वो क्या चीज़ आगे आपको उसका रिस्पॉन्स देगी। सो इम्पोर्टेंस टू हुक द राइट एलिमेंट, इन फैक्ट अ गुड आइडिया एड अ टच हैंडलर ड्यूरिंग द टच स्टार हैंडलर। कि ये एक अच्छा आइडिया है कि आप एक टच हैंडलर यूज़ कर सकें, लेकिन हमें बस इतना आइडिया होना चाहिए कि टच इवेंट आर फायर्ड ऑन ओरिजिनल टारगेट। जो मैंने मेन बात बताई है कि जब हम किसी जगह पे सही जगह पे क्लिक करेंगे तो ही उसी जगह के अकॉर्डिंग हमारा टच रिस्पॉन्स करेगा या किसी चीज़ को लोड करेगा या उस पर मूव करेगा। यह था हमारा लेक्चर 8।